आज मैं बात करने वाला हूँ टाइट्रेशन के बारे में। इससे पहले भी मैं बताया था कि टाइट्रेशन ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग नॉन सॉल्यूशन। तो टाइट्रेशन करने के लिए आपके पास जो अननोन सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमको निकालना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन चाहिए। दूसरा एक नॉन कंसंट्रेशन जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे। जनरली कंसंट्रेशन जो लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लेते हैं वो सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड, फिर कोनिकल फ्लास्क, पिपेट, ये और क्या कहते हैं बीकर की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद जो ना टाइट्रेशन शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम NaOH का सोल्यूशन है जो कि बेस है, उसका कंसंट्रेशन मुझे पता करना है। तो क्योंकि बेस है तो बेस का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम लोग एसिड से टाइट्रेट करेंगे। तो एसिड को क्या लेना है, कोई भी नॉर्मेलिटी का N/100, N/50 या N/20 HCl सॉल्यूशन लेंगे और उसको ब्यूरेट में फिल करेंगे। ब्यूरेट में फिल करके 0 तक मार्क कर देंगे और इधर हम लोग जिसका कंसंट्रेशन हमको निकालना है, जैसे बेस का निकालना है, सपोज NaOH है तो NaOH सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर किया हुआ रहता है लैबोरेटरी के जरिए, उस सॉल्यूशन को लेंगे और उस सॉल्यूशन में से थोड़ा सा बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे और उसमें से आपको जो है ना 20 ml पिपेट की मदद से 20 ml जो है आपको लेना है और लेकर के कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। और उसमें क्या डालना है, इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन, क्योंकि फिनोफ्थिलीन की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करेगा लेकिन एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में वो कलरलेस हो जाता है। तो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालना है, कलर आपका पिंक हो जाएगा। फिर उसको लेकर के कोई क्या कहते हैं ब्यूरेट के नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ब्यूरेट के जरिए ड्रॉप बाय ड्रॉप जो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl है, सपोज N/20 HCl लिए हैं ब्यूरेट में, उससे आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद कुछ टाइम के बाद देखिएगा कलर डिसअपीयर हो जाएगा। जो कलर जब डिसअपीयर हो जाएगा तो वही आपका एंड पॉइंट है, यहीं पर रिएक्शन को आपको रोक देना है। क्योंकि पहले जो था बेस था और क्या कहते हैं बेस सॉल्यूशन होने की वजह से फिनोफ्थिलीन जो है पिंक कलर शो कर रहा था और जब सारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया तो तुरंत वो अपना कलर चेंज कर दिया। और वही प्रॉपर्टी है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि क्या कहते हैं न्यूट्रल मीडियम में वो कलरलेस हो जाता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर टाइट्रेशन को आपको रोक देना है, ये आपका एंड पॉइंट है। फिर दोबारा फर्दर फिर वो सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर 20 ml लेंगे, 20 ml लेने के बाद 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालेंगे। फिनोफ्थिलीन डालने के बाद फिर फर्दर जो है क्या कहते हैं फिर उसको टाइट्रेट करेंगे। और टाइट्रेट करने के बाद आपको कम से कम उतना बार टाइट्रेशन करना है कि 2 लगातार सेम वैल्यू आ जाना चाहिए। पहली बार किए और दूसरी बार 2 बार अगर लगातार अगर सेम हो गया तो टाइट्रेशन को रोक दीजिए। अगर नहीं होता तो 3rd टाइम कीजिए, 4th टाइम कीजिए, 5th टाइम कीजिए। तो लगातार का मतलब है कि 1 2 2 3 3 4 वो लगातार होना चाहिए, लगातार सेम वैल्यू आ जाएगा। तो उसको हम लोग कंकोर्डेंट रीडिंग कहते हैं और उस वैल्यू को आपको क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप सीरियल नंबर, उसके बाद इनिशियल पीरियड रीडिंग, उसके बाद फाइनल पीरियड रीडिंग। तो इनिशियल पीरियड रीडिंग के बाद ब्रैकेट में लिख सकते हैं VI और फाइनल पीरियड रीडिंग में लिख सकते हैं VF। बाद में थर्ड को नेक्स्ट कॉलम में आप लिखिएगा क्या कहते हैं फाइनल पीरियड रीडिंग माइनस इनिशियल पीरियड रीडिंग VF माइनस VI। उसके बाद करेक्टेड वॉल्यूम, यानी जितना भी लिखिएगा तो 2 सेम वैल्यू जो आएगा 2 में से एक वैल्यू आप लिख लीजिएगा, वो करेक्टेड वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। उसके बाद आपको एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कि द कैलकुलेशन दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे N1V1 = N2V2। इससे आपका बेस का नॉर्मेलिटी निकल आएगा। जब नॉर्मेलिटी निकल आएगा तो उससे मास भी निकाल सकते हैं, मास भी निकालें तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली टाइट्रेशन क्या होता है कि टाइट्रेशन इज ए केमिकल प्रोसेस बाय विच वी डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय यूजिंग नोन सॉल्यूशन। मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं किसी नॉन सॉल्यूशन से जिसका कंसंट्रेशन पता हो, जनरली उसका नॉर्मेलिटी पता हो। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया, बेस का कंसंट्रेशन पता करना था तो हम लोग एसिड से टाइट्रेट किए। तो और टाइट्रेशन के कई टाइप होते हैं। टाइप वो डिपेंड करता है क्योंकि एक्चुअली में टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन में क्या होता है एक नॉन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिएक्ट करता है। तो टाइट्रेशन के जो टाइप जो होगा उसका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन पर, तो यहाँ पर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो टाइट्रेशन हो जाएगा, टाइट्रेशन का जो टाइप होगा एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगा। उसी तरह से उसके अलावा और भी तरह का टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो जनरली रिडॉक्स टाइट्रेशन जो होता है इससे एक है KMnO4 के जरिए हम लोग करता हूँ ऑक्जेलिक एसिड का क्या कहते हैं ये निकालते हैं टू डिटरमिन द प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन अ गिवन इम्प्योर मिक्सचर। उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें 20 ml लेते हैं, फिर स्ट्रेस डालते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर KMnO4 से टाइट्रेट करते हैं।
तो KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वहाँ पर उसके केस में रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग AgNO3 से किसी भी क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन पता करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन। और कुछ रिएक्शन में जैसे हार्डनेस निकालने के लिए, हार्डनेस निकालने के EDTA से हम लोग टाइट्रेट करते हैं, तो वहाँ पर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम EDTA कम्प्लेक्स या मैग्नीशियम EDTA कम्प्लेक्स, तो वहाँ पर उसको कहते हैं हम लोग कम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन। उसके अलावा किसी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्री क्लोरीन है, तो फ्री क्लोरीन को हम लोग KI से रिएक्ट करके उसको आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें स्टार्च मिलाते हैं और उसको सोडियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर उस केस में हो जाएगा आयोडोमेटिक टाइट्रेशन। तो कई टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, तो जनरली बेसिकली जो बताया आपको क्या कहते हैं टाइट्रेशन के टाइप, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन, उसके अलावा आयोडोमेटिक टाइट्रेशन और कम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन। इस तरह से ये टाइट्रेशन के टाइप्स हैं। तो आप लोगों को टाइट्रेशन का डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, टाइट्रेशन का टाइप भी पता होना चाहिए, प्लस किस टाइट्रेशन के टाइप पर कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जितना भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो किस टाइप का टाइट्रेशन है, तो ये पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग याद कीजिए, रिविज़न कीजिए, रिविज़न इज़ मस्ट, क्योंकि जब आप चीज़ों को याद करते हैं तभी, क्योंकि आप अगर अच्छा, दूसरी बात मैं बच्चों से ये कहूँगा कि केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप डेली पढ़िए, थोड़ा आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए, नोट्स बनाइए। प्रैक्टिकल फाइल भी अगर बनाइए ना तो बिल्कुल अपना कैलकुलेशन कीजिए, आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बेसिस पर अपना कीजिए, और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। आप अगर एक साथ में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहीं स्पेयर टाइम में कहीं है तो वहाँ बना रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, उस चीज़ पर अमल करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर में नॉलेज भी होगा, और नॉलेज भी अगर होगा तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, पूरा यूनिवर्स केमिस्ट्री से बना हुआ है। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री के बारे में अगर जानकारी अगर होती है, आगे चल करके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी देने के लिए अगर जाते हैं तो केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। और ये सब सवाल जनरली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, टाइट्रेशन है, ये सबसे 1-2 सवाल या 5-6 सवाल रहते हैं। तो खैर, तो अब मैं बताऊँ टाइट्रेशन क्या है कि ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं किसी नोन सॉल्यूशन से। टाइट्रेशन के टाइप्स क्या क्या हो गया, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन हो गया, आयोडोमेटिक टाइट्रेशन हो गया, कम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन हो गया, इतना हो गया। और एक टाइट्रेशन करने के लिए हमको इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। तो इंडिकेटर को क्या कहते हैं, इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स कलर। मतलब इंडिकेटर ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली में रिएक्शन हो रहा है, कोनिकल फ्लास्क में अगर 2 चीज़ मिल रहा है, उसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और एंड पॉइंट के बारे में भी रिएक्शन देगा अपना कलर चेंज करके। जैसे कि अभी फिनोप्थिलीन के बारे में बताया, फिनोप्थिलीन आपने शुरू में डाला तो बेसिक मीडियम था, तो कलर उसका पिंक था। आप टाइट्रेट कर रहे थे तो टाइट्रेट करने के कुछ देर तक पिंक ही रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सारा बेस न्यूट्रलाइज हो गया तो पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। तो अपना कलर करके आपका इंडिकेट कर रहा है कि कब रिएक्शन आपको रोकना है, कब एंड पॉइंट को ये करना है, तो ये इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर के भी कई टाइप्स होते हैं। इंडिकेटर का सबसे सेल्फ इंडिकेटर, जैसे कि एक KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड का जो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, KMnO4 से टाइट्रेट करते करते क्या होता है, KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कंज्यूम होता है। जब सारा ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फर्दर एडिशन ऑफ KMnO4, इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ KMnO4 विल शो इट्स कलर, उसका एक एक्स्ट्रा बूंद भी अपना कलर शो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है KMnO4 एक्ट्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर एज वेल एज टाइट्रेंट हो गया। दूसरा होता है इंटरनल इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग कुछ मिलाते हैं, जैसे कि आपने जो क्या कहते हैं अभी जो बताया एग्जाम्पल जो दिया NaOH का, तो उसमें 1 ड्रॉप क्या कहते हैं फिनोप्थिलीन आपने उसमें मिलाया, तो 1 ड्रॉप फिनोप्थिलीन आपने वो उसमें जो मिलाया तो वो क्या कहता है, वो इंडिकेटर हो गया, वो इंटरनल इंडिकेटर। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, EBT का फुल फॉर्म होता है इडियोक्रोम ब्लैक टी, उसके बाद म्यूर ऑक्साइड है, स्टार्च है, वो सारे इंटरनल इंडिकेटर्स होता है। अभी आप लोग करेंगे धीरे धीरे जब और भी एक्सपेरिमेंट हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग इंडिकेटर को आपको यूज़ करेंगे। तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करने के लिए अगर जाते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें किस टाइप का टाइट्रेशन है, इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, और इसमें प्रोसीजर क्या है, और बाद में फिर कैलकुलेशन। ये इन सारी चीज़ों का आपको कम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ रिएक्शन टाइट्रेशन में एक्सटर्नल इंडिकेटर भी होता है, तो उसके बारे में तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस that gives complete information about the progress of the reaction or end point of the reaction by changing its color। तो उसके टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर के टाइप होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर होता है, इंटरनल इंडिकेटर होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। सेल्फ इंडिकेटर का एग्जांपल KMnO4 हो गया,
और इंटरनल इंडिकेटर का एग्जाम्पल हो गया फिनोक्सिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मीड ऑक्साइड हो गया, उसके अलावा स्टार्च हो गया, अलग अलग तरह का ये है इस तरह से। तो ये कॉमन जनरली आपको पता होना चाहिए कि वाट क्या कहते हैं, वाइवा में भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइट्रेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। या ये भी पूछा जा सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि उसको आपने कैसे किया, इसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा कि इसमें किस टाइप का टाइट्रेशन है, इसमें कौन सा इंडिकेटर हुआ, ये सारा चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास बिल्कुल हैंडली प्रैक्टिकल फाइल बनाइए। प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पहले आप लोग उसका जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस भी आपको चिपका दीजिए और देखते रहिए ऑब्जेक्ट को। एक दो बार अगर आपके इसमें जाता है तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो धीरे 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 माइंड में जो है ना वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो इस तरह से ये करना है। और बाकी आगे मैं ये तो जनरल चीज़ें मैं बता रहा था कि इंडिकेटर क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर के कितने टाइप्स होते हैं, और बाकी आगे जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसके कई ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका टू डिटरमिन द प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन ए गिवन इम्प्योर मिक्सचर, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या कहते हैं सॉल्यूशन बनाना है। जनरली आप लोग इम्प्योर मिक्सचर जो दिया हो रहेगा, कुछ उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्योर फॉर्म में रहेगा और कुछ इम्प्योरिटी उसमें मिली हुई रहेगी, दोनों रहेगा। अब ऑक्जेलिक एसिड कितना है, इम्प्योरिटी कितना है, ये पता नहीं है, ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आप 1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को वे करेंगे और उसको 250 ml सोल्यूशन में मिलाएंगे आप उसको। तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या कीजिए कि पहले जो है आप जो है ना 1 ग्राम वे कीजिए इम्प्योर ऑक्जेलिक एसिड मिक्सचर, फिर कोनिकल फ्लास्क से उसको ट्रांसफर कीजिए, थोड़ा सा पानी से उसको डिजोल्व कीजिए। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसमें एक मार्क होता है, फिर पानी से उसको भर दीजिएगा तो बन जाएगा। जनरली ये आप क्या कहते हैं अपने से भी बना सकते हैं या फिर लैब अटेंडेंट भी आप लोगों को बना करके देते हैं। जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो पिपेट के हेल्प से आपको 20 ml लेना है और उसको ट्रांसफर करना है कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें ऐड करना है 2 ml H2SO4। ऐड करने के बाद फिर उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने के लिए आपको क्या कहते हैं ब्यूरेट में N/20 KMnO4 सोल्यूशन को भरेंगे आप। ब्यूरेट में टाइट्रेशन शुरू करेंगे। टाइट्रेशन करेंगे तो चूँकि उसका KMnO4 का पर्पल कलर होता है और यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड इम्प्योर मिक्सचर है तो कलरलेस है। टाइट्रेशन करेंगे धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, पहले तो कलरलेस रहेगा, कुछ टाइम के बाद वो पिंक कलर अपियर होगा, तो वहाँ पर टाइट्रेशन को आपको रोक देना है। तो यहाँ पर पिंक कलर अपियर हो रहा है ड्यू टू KMnO4। इस रिएक्शन में KMnO4 दो तरह से काम कर रहा है, एज ए टाइट्रेंट एज वेल एज क्या कहते हैं इंडिकेटर। क्योंकि इसमें रिएक्शन क्या है, एक्चुअली में इसमें रिएक्शन क्या है, KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिडॉक्स रिएक्शन है। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है, तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन भी होगा, तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। तो KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मीडियम, इसमें मीडियम क्या होता है H2SO4 को हम लोग मिलाते हैं टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, क्योंकि KMnO4 एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। तो इस केस में ऑक्जेलिक एसिड को यूटिलाइज करने के लिए H2SO4 को मिलाते हैं टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। और यहाँ पर रिएक्शन को हम लोग हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन से टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कुछ रिएक्शन प्रेशर डिपेंडेंट भी होता है, कुछ रिएक्शन pH डिपेंडेंट भी होता है। तो ये रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के साथ रिएक्शन, ये क्या कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रूम टेम्परेचर में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको टाइट्रेट करते हैं और क्या कहते हैं टाइट्रेट करने के बाद जो पिंक कलर आ गया, टाइट्रेशन को रोक लेना है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली रिपीट करना है जब तक कि 2 रीडिंग ना आ जाए। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, इनिशियल पीरियड रीडिंग या VI, उसके बाद फाइनल पीरियड रीडिंग VF, फिर VF माइनस VI, दोनों दो जो सेम कंजुगेटिव रीडिंग अगर आ जाएगा तो बाद में करेक्टेड वॉल्यूम में एक वैल्यू आपको लिख लेना है। और बाद में हम लोग नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 = N2V2 के जरिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का, प्योर ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मलिटी हम लोग निकाल लेंगे। जब नॉर्मलिटी निकल आएगा तो फिर ऑक्जेलिक एसिड का मास निकल आएगा, तो परसेंटेज भी हम लोग निकाल सकते हैं कि PM क्या कहते हैं प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू मास ऑफ प्योर ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं मास ऑफ इम्प्योर मिक्सचर इन 200। इससे आपको परसेंटेज निकल आएगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट के बारे में हम एक दिन में एक ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट दिन आएंगे तो फिर जो आपका NaOH KOH है, फिर अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन है, अलग अलग है। जैसे कि NaOH KOH आप लोग किए होंगे, तो NaOH KOH का जो हम लोग निकालते हैं टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ NaOH KOH, उसमें एसिड से टाइट्रेट करते हैं और उसमें फिनोक्सिल इंडिकेटर यूज़ करते हैं और उसमें जो टाइट्रेशन होगा डेट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसके अलावा एक आप लोगों का ऑब्जर्वेशन है टू क्या कहते हैं एनालाइज टू एस्टिमेट द क्लोराइड आयन इन द गिवन वाटर सैंपल। इसके लिए हम लोग AgNO3 से टाइट्रेट करेंगे और पहले
जो AgNO3 से किसी भी क्लोराइड आयन को या ब्रोमाइड आयन को कंसंट्रेशन निकालने के लिए टाइट्रेट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन। उसके अलावा आगे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू डिटरमिन द टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस इन गिवन वाटर सैंपल। उसको EDTA से टाइट्रेट करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा। उसके अलावा फ्री क्लोरीन का निकालने के लिए जाइएगा तो फ्री क्लोरीन का निकालने के लिए पहले KI से रिएक्शन कराएंगे, फिर स्टार्च मिलाएंगे, फिर सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करेंगे, उसमें आयोडोमेटिक टाइट्रेशन होगा। तो अलग अलग तरह का टाइट्रेशन मैं अलग अलग फेज में बताऊँगा। एक चीज़ आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टाइट्रेशन करने के लिए जनरली कंसंट्रेशन जो टर्म्स जो होता है हम लोग जनरली नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मेलिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी किसी भी सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो उसके लिए जो मोलरिटी का जो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, एंड नॉर्मेलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत है। तो मोलर मास तो निकालने के लिए जानते हैं, सारे एलिमेंट का, सारे कंपाउंड का मोलर मास निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जैसे CH में कार्बन का 12 हो गया, 4 × 1 16 उसका क्या होता है मोलर मास हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिस तरह से नंबर ऑफ मोलरिटी के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी तरह से नॉर्मेलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में आपको ये होना चाहिए। तो अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अलग अलग तरीके से निकालते हैं। एसिड का अलग से तरीके से निकालते हैं, बेस का अलग से तरीके से निकालते हैं, सॉल्ट का अलग तरीके से निकालते हैं, आयंस का अलग तरीके से निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग तरीके से निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का अलग तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग को समझने की जरूरत है एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड और बेस कंसेप्ट आप लोग पढ़े भी होंगे। तो एसिड और बेस के 3 कंसेप्ट हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट हैं, ब्रोनिस्टेड लोडी कंसेप्ट है और ल्यूइस कंसेप्ट है। उसके अलावा और भी कंसेप्ट है, लेकिन 3 कंसेप्ट भी अगर जान लीजिएगा तो आप एसिड और बेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H+ आयन टू द एक्वस सॉल्यूशन। यानी ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन दे वो एसिड कहलाता है। एंड बेस आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH- आयन टू द एक्वस सॉल्यूशन। यानी बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो OH- आयन दे अपने एक्वस सॉल्यूशन को। तो ये आर्हेनियस की हो गया। जैसे HCl है, एसिड हो जाएगा, H2SO4 एसिड हो जाएगा, HClO4 एसिड हो जाएगा, HNO3 एसिड हो जाएगा, क्योंकि H+ सब कुछ दे रहा है, H3PO4 एसिड हो जाएगा, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस, AlOH होल ट्वाइस, ये सारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट है ब्रोनिस्टेड लोडी कंसेप्ट। ब्रोनिस्टेड लोडी कंसेप्ट में क्या होता है, एसिड आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस दैट गिव्स H+ आयन एंड बेस आर द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H+ आयन। तो वहाँ पर एक साथ होगा, दोनों, एक एसिड की तरह से बिहेव करेगा, दूसरा बेस की तरह में बिहेव करेगा। एक H+ देगा और दूसरा H+ एक्सेप्ट करेगा। जैसे HCl + H2O, इसका अगर रिएक्शन कराएंगे तो जुड़ेगा Cl- + H3O+। तो HCl क्या कर रहा है, H+ को रिलीज कर रहा है, तो HCl एसिड हो जाएगा। H2O H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H2O बेस हो जाएगा। फिर उधर जाने के बाद Cl- क्या हो जाएगा, कंजुगेट, क्या कहते हैं, एसिड का कंजुगेट बेस हो जाएगा, और H3O+ कंजुगेट एसिड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट। तो लुईस कंसेप्ट में क्या होता है कि एसिड आर द सब्सटेंस दैट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड ऐसा सब्सटेंस को कहेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। एंड बेस आर द सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बेस ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो इस तरह से जो है 3 कंसेप्ट है। तो एसिड और बेस के लिए एक चीज़ आप लोगों को जानने की जरूरत है, जितना H+ आयन निकल रहा है किसी भी एसिड से, जो H+ आयन निकलेगा वो उसका कहलाएगा बेसिसिटी। जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 H+ निकल रहा है। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 H+ निकल रहा है। H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 H2SO4 में 3 H+ निकल रहा है। HClO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आप लोगों को याद करना है। बाकी ऐसे ही H3PO4 की बेसिसिटी 3 होगी, H3PO3 की बेसिसिटी 2 होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और H3PO2 की बेसिसिटी फिर 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए किसी भी एसिड का बेसिसिटी पता होना चाहिए। और उसी तरह से बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, वो उसका कहलाएगा एसिडिटी।
यानी कि जैसे कि कितना OH माइनस निकल रहा है, जैसे NaOH से जो है ना एक OH माइनस निकल रहा है, तो उसकी बेसिस एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। CaOH होल ट्वाइस में 2 निकल रहा है, तो उसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी। और MgOH होल ट्वाइस, इसकी क्या कहते हैं, बेसिसिटी 2 हो जाएगी। तो अब ये आपको पता चल गया, एसिड के लिए बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, और बेस के लिए एसिडिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड होता है कि मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl एंड H2SO4, तो HCl के लिए जो कि उसकी बेसिसिटी क्या कहते हैं 1 होती है, तो इसलिए उसका मोलर मास जितना होगा 36.5 डिवाइडेड बाई 1 उतना ही हो जाएगा। लेकिन H2SO4 के लिए जो इक्विवेलेंट मास होगा, मोलर मास होता है 98, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। तो मोलर मास 98 होता है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उसकी H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है, तो 49 हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 49 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफर हो गया। उसी तरह से बेस के लिए NaOH का जो है ना क्या होता है, मोलर मास कितना होता है 40 होता है, और उसकी एसिडिटी कितना 1 होती है, तो 40 डिवाइडेड बाई उतना ही हो जाएगा। KOH के लिए भी 56 होता है, तो डिवाइडेड बाई 1 56 ही होगा। लेकिन CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, उसको 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब उसी तरह से फिर क्या कहते हैं, एसिड का हो गया, बेस का हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं बेस का इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाई एसिडिटी। इस तरह से फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, अगर चाहें तो साथ में आप लोग पेन कॉपी भी रख सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट के लिए हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई टोटल कैटायनिक चार्ज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। मीनिंग बाई कि जैसे NaCl में एक ही कैटायनिक चार्ज है, तो इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl हो जाएगा मोलर मास जितना है, अगर m है डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा। दूसरा Na2CO3 ये टूटेगा 2Na+, तो इसमें कैटायनिक चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया, तो Na2CO3 के लिए इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। अब उसी तरह से है कि MgCl2 टूटेगा Mg2+ में, तो टोटल कैटायनिक चार्ज 2 है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। उसी तरह से एक सॉल्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस अमोनियम सल्फेट, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2Al3+, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल 6 कैटायनिक चार्ज हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ अल्मोनियम सल्फेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ क्या कहते हैं अल्मोनियम सल्फेट डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास सॉल्ट के लिए निकालते हैं। उसी तरह से आयंस के लिए कैटायन हो या एनायन हो, तो मोलर मास ऑफ कैटायन या मोलर मास ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन। जैसे कि NH4+ जो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, Cl- जो मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, OH- मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, लेकिन CO3 - मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। जब इक्विवेलेंट मास आपका निकल आएगा, आपको पता हो जाएगा, तो उससे हम लोग क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास के बारे में पता होना जरूरी है। और इक्विवेलेंट मास के लिए अंदर के बारे में हम लोगों को अलग अलग चीज़ के बारे में, एसिडिटी के बारे में, बेसिसिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर ये सारा चीज़ अगर हो जाएगा तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिएगा। जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन निकल जाएगा तो फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जितना है उतना निकाल लीजिएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 क्या हो जाएगा, 4.9 डिवाइडेड बाई 49, क्योंकि इक्विवेलेंट मास 49 हो जाता है। ये हो गया, जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ है, लीटर में चेंज करने के लिए 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 जितना वैल्यू आएगा वो लिख लीजिएगा। अब दोनों को नंबर क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इससे आपको नॉर्मेलिटी निकल आएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का मोलरिटी बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। उसके अलावा क्या कहते हैं मास परसेंटेज है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद मास बाई वॉल्यूम क्या कहते हैं परसेंटेज कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। उसके अलावा स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है कि क्या कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। उसके अलावा ppm भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं सोल्यूशन। ये उसके अलावा क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन भी होता है,
तो इस तरह से अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जाना है, अलग अलग कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल में आपको बात करेंगे। तो नॉर्मेलिटी आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो आज मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया, टू एनालाइज द मिक्सचर, क्या कहते हैं, टू डिटरमिन द प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूलिक एसिड इन गिवन इम्प्योर मिक्सचर। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, इसके बारे में पता किए, क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता कीजिए। नेक्स्ट टाइम में अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, और थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, जैसे कि नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है। उसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन